राइट। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ कि एक ड्रग अपने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब कहां से हो रहा है? वो उन्हीं सेल मेम्ब्रेन्स के बैरियर्स को क्रॉस करके वो एब्जॉर्ब हो रहा है। बायो ट्रांसपोर्टेशन में हमने सिर्फ इतना कवर किया कि वो एक छोटी सी जर्नी थी। एब्जॉर्प्शन में उसको एक लंबी जर्नी कवर करना पड़ता है, कई टिश्यूज और सेल से होकर के तब वो पहुंचता है। तो अगर आपने ओरली लिया तो आपका जो ड्रग है वो आपके जीआई सिस्टम में पहुंचेगा, राइट, स्टोमक में पहुंचेगा, स्टोमक के बाद वो इंटेस्टाइन में जाएगा, इसके बाद फिर उसका जो भी रूट फॉलो होता है वो होता है। यानी अल्टीमेटली अ ड्रग हैज टू रीच सिस्टमिक सर्कुलेशन, ब्लड। एक बार अगर आपका ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाता है, उसके बाद उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एब्जॉर्प्शन में हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से साइट्स हैं जहां से हमारे ड्रग्स एब्जॉर्ब होंगे। साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, starting with the oral route, right? So if we consider the first site, that is oral route. Now oral route have one more option, sublingual administration of drug और उस ड्रग का sublingual absorption, right? Now ओरल रूट में नॉर्मली ड्रग आपके ओरल कैविटी में आता है, राइट। ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंस ऑफ सलाइवा, अनस्टिमुलेटेड सलाइवा जो नेचुरली आप प्रोड्यूस करते हैं, उस सलाइवा का पीएच न्यूट्रल होता है। नॉर्मल सलाइवा, अनस्टिमुलेटेड सलाइवा, उसका पीएच 7.7 के आसपास होता है। pH of saliva if it is unstimulated or naturally secreted, then it is neutral, somewhere around 6.7 to 7. ये न्यूट्रल pH है. But once you have taken a sublingual dose of any drug, say for example isosorbate dinitrate, जिसको हम सबलिंगुअली लेते हैं. जब आप सबलिंगुअली एक टेबलेट लेने का इंटेंशन रखते हैं, आप उसको अपने ओरल कैविटी में डालते हैं, मुंह में डालते हैं, सेलेवरी सेक्रेशन बढ़ता है. ये सेलेवरी सेक्रेशन जो बढ़ा, ये स्टिमुलेटेड हुआ. स्टिमुलेटेड सेलेवरी सेक्रेशन का जो पीएच है वो एल्कलाइन होना शुरू हो जाता है, राइट. सो द पीएच बिकम्स एल्कलाइन, राइट. नाउ इस एल्कलाइन पीएच में किस तरीके का ड्रग बेटर एब्जॉर्ब होगा? वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक. वीकली बेसिक ड्रग्स, because weakly basic drugs are not ionized in alkaline pH. आयोनाइजेशन नहीं होगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, वहां से उसका एब्जॉर्प्शन बहुत इजी हो जाएगा. हमने एग्जांपल क्या लिया? आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट. क्या ये ड्रग वीकली बेसिक है या नहीं? अगर है तो कैसे? आप कैसे पहचान रहे हैं ये वीकली बेसिक ड्रग होगा, वीकली एसिडिक नहीं होगा? क्या रूल था? वीकली बेसिक ड्रग होने की पहचान ये है कि जब आप एक वीक बेस को एक एसिड से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो वो एक सॉल्ट देगा, और वो जो सॉल्ट होगा वो सॉल्ट उसी एसिड से मिलेगा आपको. या तो वो क्लोराइड सॉल्ट होगा, या वो सल्फेट सॉल्ट होगा, या नाइट्रेट सॉल्ट होगा, क्योंकि हमारे पास जो एसिड्स हैं वो कौन कौन से हैं. हम अगर एग्जांपल ले एसिड का, HCl, H2SO4, HNO3, तो इन्हीं के सॉल्ट्स बनेंगे.
यानी जो डाइनाइट्रेट सॉल्ट बना है ये बताता है कि ये वीकली बेसिक ड्रग है, राइट। वीकली एसिडिक के केस में क्या केस था, एक वीक एसिड एक बेस से रिएक्ट करेगा और एक सॉल्ट देगा। नाउ बेस आपके पास क्या क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जो सॉल्ट मिलेगा वो पोटेशियम या सोडियम वाला मिलेगा। तो वीकली एसिडिक ड्रग की जो पहचान होती है वो सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं, डाइक्लोफिनेक सोडियम वीकली एसिडिक ड्रग है, राइट। तो ये एक वीकली बेसिक ड्रग है। पीएच सलाइवा का एल्केलाइन हो चुका है, राइट, बहुत इजीली वहां से एब्जॉर्ब होगा, सबलिंगुअल रूट से एब्जॉर्ब होकर के आपका ये जो ड्रग है ये आसपास के जो भी कैपिलरीज हैं उन कैपिलरीज से इजीली क्रॉस करके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा। ठीक है, ड्रग आपके माउथ में था, ओरल कैविटी में था, सलाइवा सीक्रेट हुआ, स्टिमुलेट हुआ, पीएच उसका स्लाइटली एसिडिक से न्यूट्रल और एल्केलाइन बन गया, ड्रग अनआयोनाइज्ड रहा, उसका बहुत इजी एब्जॉर्प्शन हुआ और वो एब्जॉर्ब होकर के सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ रहा है। इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ड्रग पैसिवली डिफ्यूज हुआ है यहां पर, तो यहां पर सबलिंगुअली जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ है, बायो ट्रांसपोर्टेशन जो हुआ है वो पैसिव डिफ्यूजन से हुआ है, राइट। नाउ दूसरा, अगर हम ओरल रूट से ले रहे हैं और ड्रग स्टोमक में आ गया, राइट, स्टोमक का एनवायरनमेंट कैसा है, हाईली एसिडिक, राइट, पीएच रेंज फ्रॉम 2 to 3, ये मान लेते हैं हम हाईली एसिडिक पीएच है। इस हाईली एसिडिक पीएच में किस तरह के ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छा होगा, वीकली एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छा होगा। क्या सिर्फ वीकली एसिडिक होना काफी है उसके लिए, उस ड्रग के लिए? क्या वीकली एसिडिक और मान लो हमने एज्यूम कर लिया कि पोलर नेचर का ड्रग है, आप कह पाएंगे कि ये अच्छा एब्जॉर्ब होगा? नहीं होगा। तो जरूरी यह है कि स्टोमक से एक ड्रग का अच्छा एब्जॉर्प्शन सिर्फ उसी ड्रग का होगा जिस ड्रग के अंदर लिपिड सॉल्युबिलिटी अच्छी हो, यानी वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग, मतलब नॉन पोलर ड्रग, राइट, नॉन पोलर ड्रग। दूसरा, स्टमक में एब्जॉर्ब होने के लिए वीक एसिड होना चाहिए उसका नेचर। क्या न्यूट्रल ड्रग चलेगा? ऑफ कोर्स चलेगा। न्यूट्रल ड्रग हर जगह पे, अगर वो नॉन पोलर नेचर का है तो न्यूट्रल ड्रग हम हमेशा इंक्लूड करेंगे। तो यहां पर वीक एसिडिक ड्रग एज वेल एज न्यूट्रल ड्रग्स उसका एब्जॉर्प्शन होगा, राइट। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए नॉन पोलर नेचर का, वीक एसिडिक होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? पैसिव डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन, राइट। नाउ अब मेजर प्रॉब्लम है यहां पर, मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स जो आप ओरली लेते हैं, जो आपके स्टोमक में जाता है, उसका जब एब्जॉर्प्शन शुरू होता है तो एब्जॉर्ब होने के बाद से एब्जॉर्प्शन हुआ यहां पर, और इसको पहुंचना है एक्चुअली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, यानी ब्लड में, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में इसको पहुंचना था। बट मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स, उनके साथ क्या होता है कि बिफोर गोइंग इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन ये यहां से पोर्टल वेन की तरफ चला जाता है। पोर्टल वेन, ड्रग इंटर्स पोर्टल वेन और उस ड्रग को पोर्टल वेन के रास्ते लीवर में पहुंचा दिया जाता है। लीवर, राइट। अब क्या होगा इस ड्रग के साथ?
जैसे ही ये लीवर में पहुंचेगा, लीवर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम का फैक्ट्री है, वो उस ड्रग को मेटाबोलाइज करेगा। और अगर एक ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, अब मेटाबॉलिज्म कितना होगा वो एक अलग टॉपिक है। लीवर उसको इजीली छोड़ देगा, हल्का फुल्का मेटाबोलाइज करके एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म करेगा, वो डिपेंड करेगा कई सारे फैक्टर पर। बट एक बार तो मेटाबॉलिज्म उसका होगा, और अगर ड्रग का मेटाबॉलिज्म एक बार हो गया तो क्या उस ड्रग का एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन सेम रह जाएगा? नहीं रहेगा, घट जाएगा। उस ड्रग की एफिकेसी घट सकती है, राइट? तो यहां पर जो एक प्रोसेस हुआ, द ड्रग गेट्स एब्सॉर्ब, enters into portal vein, reaches the liver and gets metabolized. After metabolism in the liver, from here it reaches to systemic circulation now. अब वो ब्लड में जाएगा। अब आप उसकी बायो अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। अब आप कहेंगे कि ओके, इतना ड्रग लिया था, उस ड्रग का एक्टिव कंपोनेंट इतना मिला इतनी देर के बाद, तो जो भी बायो अवेलेबिलिटी हुई ड्रग की यहां पर, वो कैलकुलेट हो जाता है। यानी अब इतना ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अलग अलग जाएगा, अपने रिसेप्टर को ढूंढेगा या अपने साइट ऑफ एक्शन को ढूंढेगा। फाइन। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। हमने पहले भी डिस्कस किया था, राइट? एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, एंट्री इनटू पोर्टल वेन, रीचिंग टू लीवर, गेटिंग मेटाबोलाइज्ड, and then reaching to systemic circulation after getting metabolism. So this was called as first pass metabolism, because the drug has already passed through liver and the drug has already get metabolized. So this is called as first pass metabolism, right? Now there are several compounds which is not easily absorbed from stomach. कई सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो स्टोमक से इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। पहला रीजन हो सकता है उनका पोलर नेचर। फॉर एग्जाम्पल, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, दे आर नॉट easily absorbed. Quaternary ammonium salts, right? For example, D-tubulin, ये पोलर नेचर का है, इस वजह से इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा नहीं होता है, राइट? दूसरे कुछ ड्रग्स हैं जो गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट में आकर के डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, इंसुलिन डिग्रेड हो जाता है जैसे ही वो गैस्ट्रिक पीएच में आता है, वहां पर और भी कुछ एंजाइम्स मिलते हैं, तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इंसुलिन का इसीलिए सही नहीं होता है। और भी कई ड्रग्स हैं जिनका एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, काफी ज्यादा हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा उसका, बट उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, लिवोडोपा, एल-डोपा, इनका काफी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। और मॉर्फिन, राइट? तो इस वजह से इन लोगों को ओरली देने में ज्यादा नुकसान है। अगर आपको बायो अवेलेबिलिटी अच्छी चाहिए होगी तो इनका डोज बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ये दिक्कत हो जाती है।
Fine. Now after stomach, intestine, अगर आपका ड्रग इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है और वहां से एब्जॉर्ब हो रहा है तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए हमारे पास? द ड्रग मस्ट बी वीकली बेसिक इन नेचर और न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, पहला क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा क्राइटेरिया वो नॉन पोलर होना चाहिए, यानी लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। ठीक है, तो इंटेस्टाइन से उसका एब्जॉर्प्शन काफी आसान हो जाता है। इंटेस्टाइन ऐसा पार्ट होता है जहां पर मैक्सिमम ड्रग का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा मिलता है, इस वजह से मैक्सिमम ड्रग का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है। एंड सिमिलरली जो आपका अब इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ गया, एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन तक भी चलता है। ठीक है, तो ओरल रूट के अंदर सबलिंगुअल हो गया और हमने कवर कर लिया स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये चीज। नाउ इसमें एक है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट हम कंसिडर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमने कवर किया था, उस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हमने स्टार्ट किया था इंटेरिक रूट और इंटेरल रूट और पैरेंटेरल रूट। तो इंटेरल रूट में आपका सबलिंगुअल, ओरल और रेक्टल इंक्लूड होता है। इंटेरल का मतलब आपका जीआई सिस्टम है पूरा कंप्लीट, तो उसमें रेक्टल रूट भी है। रेक्टल रूट से आप अगर कोई ड्रग देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो यहां पर जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है रेक्टल रूट के केस में, इट इज थ्रू मेजॉरिटी एब्जॉर्प्शन इज थ्रू हीमोरॉइडल वेन। Majority of the drug is absorbed if you administer the drug through rectal route is via hemorrhoidal vein। हालांकि और भी ब्लड कैपिलरीज वहां पर होती हैं, बट हीमोरॉइडल वेन इज दी मेजर वेन जिसके रास्ते आपका ड्रग एब्जॉर्ब होकर के जाता है। तो हीमोरॉइडल वेन से एब्जॉर्ब होने का मतलब ये हुआ कि काफी चांसेस हैं कि ये लीवर को बाईपास करेगा। हम ये नहीं कह सकते कि 100% कि नहीं हीमोरॉइडल वेन तो लीवर के पास जाएगा ही नहीं, बट यस मैक्सिमम चांस ये होता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर दिया जाएगा, यानी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो एज कंपेयर टू ओरल वो आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, now after इंटेरल come to parenteral। Parenteral route of drug administration can be performed by intravenous injection, intramuscular injection, subcutaneous injection। Let us discuss these three। काफी हैं, इंट्रापेरिटोनियल है, इंट्रामेडुलरी है, इंट्राथिकल है, इंट्राआर्टिकुलर है, इंट्राआर्टेरियल है, देयर आर सो मेनी, बट एज फार एज our topic of absorption is concerned, let us discuss this three। इंट्रावेनस क्या किया आपने इसमें? आपने सिंपली ड्रग को वेन के थ्रू से डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा दिया। एब्जॉर्प्शन का सारा जो खेल था वो अपने बाईपास कर लिया। ड्रग इज
ड्रग इज अवेलेबल इन दी ब्लड नाउ, 100% बायोअवेलेबिलिटी। ना तो एब्जॉर्प्शन का कोई चक्कर रहा, ना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का कोई प्रॉब्लम हुआ, ना आयोनाइजेशन अनायोनाइजेशन का कोई प्रॉब्लम हुआ, ना पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी की कोई बात हुई, ना पीएच की कोई बात हुई, राइट। तो इंट्रावेनस में तो आपने ड्रग को डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में डाल दिया, यहाँ पर कोई मसला ही नहीं। मसला आईएम और सबक्यूटेनियस में, इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस। नाउ अगर हम इसमें कंपेयर करें तो जो इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे आप मसल्स में देंगे, एंड मसल्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। जितना ज्यादा ब्लड वेसल्स होगा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन और उसका सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने का चांस उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही फास्ट होगा, राइट। सो व्हेन यू गिव इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, then what happens? Due to greater supply of capillaries, absorption is slow or fast? Absorption is fast. Whereas in case of subcutaneous administration, हम क्या करते हैं इसमें? We inject the drug to the subcutaneous part, fatty part beneath the skin. वहां पर ब्लड कैपिलरीज की अवेलेबिलिटी एज कंपेयर टू मसल्स बहुत कम होती है, राइट। तो एब्जॉर्प्शन वहां पर स्लो रहेगा और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने का जो टाइम रहेगा वो डिले होगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। तो इंट्रामस्कुलर में एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आपका जो ड्रग है वो जल्दी पहुंचता है, एज कंपेयर टू सबक्यूटेनियस जहां पर आपका ड्रग एडिपोज साइट पर पहुंचता है, वहां से उसका एब्जॉर्प्शन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचना वो डिले होता है, राइट। तो अगर आप इसको ऑर्डर में देंगे तो सबसे फास्ट आईवी, देन आईएम, देन सबक्यूटेनियस, इस तरीके से जाएगा, राइट। नाउ अनदर रूट फ्रॉम वेयर ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड और उस हिसाब से उसका एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, तो उसमें we can consider inhalational route। इनहेलेशन में क्या करते हैं? जो ड्रग पार्टिकल है आप उसको या तो एक्वस एरोजोल फॉर्म में बनाते हैं, एक्वस सस्पेंशन फॉर्म में उसको स्प्रे करते हैं। इस तरीके के फॉर्मुलेशंस अवेलेबल होते हैं, जैसे साल्बिटामोल का या आइसोसोर्बाइड डायनाइट्रेट का फॉर्मुलेशन डेवलप किया जाता है। माइक्रोफाइन पार्टिकल्स उसके बनाए जाते हैं और उसकी स्प्रेइंग की जाती है इस एरिया के अराउंड में, सो दैट यू इनहेल द ड्रग। और ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? अगर आपको इनहेल करना है तो ड्रग जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? वो हो रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन से, राइट। वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका ट्रैकिया हो गया, आपके ब्रोंकियोल्स हो गए, ये हाईली मस्कुलर होता है। जो ब्रोंकियोल्स है, आपका जो लंग्स है, ये बहुत ज्यादा मस्कुलर होता है। एज सुन एज यू इनहेल द ड्रग, वो इमीडिएटली एब्जॉर्ब होता है। और एब्जॉर्प्शन का तरीका क्या होगा? उसका बायोट्रांसपोर्टेशन का तरीका क्या रहेगा? पैसिव डिफ्यूजन, सिंपल, राइट। तो इनहेलेशन के केस में एक्वस सॉल्यूशंस आप दे सकते हैं या माइक्रोफाइन पार्टिकल्स स्प्रेइंग करा सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से आप उसको इनहेल करते हैं और एब्जॉर्प्शन जो होगा वो म्यूकस सरफेस से होगा,
and mucous surface is highly vascular. Mucous surface is highly vascular. Due to high vascularity of mucous membrane, the drugs are rapidly absorbed. Then we have topical sites. Topical sites, say for example, skin, right? Mucous membrane, cornea of the eye, cornea of eye. Now skin. टॉपिकल जो फॉर्मुलेशंस होते हैं वो क्रीम हो सकते हैं, ऑइंटमेंट हो सकते हैं, लिनीमेंट्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। जब आप टॉपिकली अप्लाई करते हो एक ऑइंटमेंट को या क्रीम को, राइट, ओवर द स्किन, स्किन का जो ऊपर का लेयर होता है इट इज केराटिनाइज्ड। जो एपिडर्मिस लेयर है इट इज केराटिनाइज्ड। ड्यू टू केराटिनाइजेशन, अगर आपका स्किन कटा फटा नहीं है तो ड्यू टू केराटिनाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज वेरी लेस, टाइम टेकिंग। एब्जॉर्प्शन में टाइम लगेगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा अगर आप एपिडर्मिस पर अप्लाई करते हो, ठीक है, स्लो एब्जॉर्प्शन होगा। बट एज सुन एज द ड्रग रीचेस द टर्मिस लेयर, यानी एपिडर्मिस के जो नीचे का लेयर है, जैसे ही वो टर्मिस लेयर पे पहुंचता है, टर्मिस लेयर इज हाईली वस्कुलर, वहां पर ब्लड कैपिलरीज की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां से ड्रग का एब्जॉर्प्शन बहुत तेज होता है। इसी वजह से मैंने ये कहा कि अगर आपका स्किन इंटैक्ट है, कटा फटा नहीं है, जला नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन कंट्रोल रहेगा, स्लो रहेगा। लेकिन अगर कटा फटा है, अब्रेडेड स्किन है, तो वहां पर एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट हो जाएगा और टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, क्योंकि आप तो ये समझ करके करोगे कि भाई इतना लगाना तो है ही, हम तो इतना लगाते ही हैं, चलो ठीक है आज कट फट गया है ना, कोई बात नहीं। बट वो जो कट फट गया, इससे क्या हुआ कि आपका डर्मिस लेयर एक्सपोज हुआ है, हाईली वस्कुलैरिटी, ड्रग का एब्जॉर्प्शन बहुत तेज होगा, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी हो सकती है, राइट। सिमिलरली हम लोग कई तरह के डर्मल प्रिपरेशंस भी बनाते हैं, जिससे जो ड्रग को हम लोग उस लेयर में पहुंचाते हैं। से फॉर एग्जांपल कुछ डिपोट प्रिपरेशंस होते हैं, वो भी दिए जा सकते हैं, और देयर आर सो मेनी प्रिपरेशंस अवेलेबल। से फॉर एग्जांपल स्कोपोलामिन का होता है, वो क्या करते हैं हम लोग डर्मिस लेयर पे उसको इम्प्लांट कर देते हैं, वहां से ड्रग का एब्जॉर्प्शन काफी होता है, अच्छा होता है। इसको पोलामिन का जो डर्मल वो इम्प्लांट तैयार किया जाता है, मोशन सिकनेस में यूज किया जाता है। एक बार लग गया या कान के पीछे लगा लेते हैं, ठीक है, तो एक बार लग जाता है, वो धीरे धीरे और सस्टेन रिलीज काफी लंबे टाइम तक, 4 दिन 5 दिन हफ्ते दिन तक वो देता रहता है। तो पर्पस ये होता है, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट फ्रॉम वेयर ड्रग is absorbed after administration. Now, 2 things. अगर हम ड्रग का एब्जॉर्प्शन को स्लो करना चाहते हैं जानबूझ करके, डेलिबरेटली, इफ यू वांट कि नहीं ड्रग का एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे हो ताकि लंबे टाइम तक इफेक्ट मिले, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या अगर हम चाहते हैं कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्ट हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्लो हो, कंट्रोल्ड वे में हो, तो हम फॉर्मुलेशन में चेंज कर सकते हैं, राइट। जैसे वी कैन प्रिपेयर स्लो रिलीज टैबलेट्स और वी कैन प्रिपेयर रिटार्ड टैबलेट्स फॉर स्लोइंग द
absorption. What we can do? We can have some innovative formulations like retard tablets. Retard tablets are those tablets which are disintegrated slowly. उनका डिसोल्यूशन स्लो होता है, उनका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है और वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते हैं. फॉर एग्जाम्पल डाइक्लोफेनेक सोडियम रिटार्ड. आप एक टेबलेट खाएंगे, काफी लंबे टाइम तक आपको उसका इफेक्ट मिलता रहेगा. राइट. ये वाला जो कंसेप्ट है कि हम स्लो एब्जॉर्प्शन कराएं और इफेक्ट लंबे देर तक लेते रहें, ये इंसुलिन के केस में भी होता है. इंसुलिन को जिंक के साथ कंबाइन करके उसका सस्पेंशन बनाया जाता है. राइट. नाउ जिंक इंसुलिन, इसके जो फॉर्मुलेशंस बनते हैं हम उनको कहते हैं लेंटे प्रिपरेशन. जिंक इंसुलिन के जो सस्पेंशन जो बनते हैं हम उनको कहते हैं लेंटे प्रिपरेशन. नाउ लेंटे प्रिपरेशंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सेमी लेंटे और अल्ट्रा लेंटे. सेमी लेंटे और अल्ट्रा लेंटे, इनका जो डिफरेंस है वो अगेन इनके फॉर्मुलेशन पर और इसके एब्जॉर्प्शन के टाइमिंग पर है. क्या डिफरेंस है? सेमी लेंटे में आपने इंसुलिन को जिंक के साथ तैयार कर लिया और सस्पेंशन बना लिया. फाइन, ये एक सस्पेंशन बन गया. जबकि ये जो अल्ट्रा लेंटे होता है ये क्लाउडी प्रिपरेशन होता है, तो इसका एब्जॉर्प्शन और स्लो होता है. इसका एब्जॉर्प्शन कंपैरेटिवली टू दिस थोड़ा फास्ट रहता है. लेकिन सिर्फ इंसुलिन से आप कंपेयर करें तो इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन फास्ट, इसका स्लो, इसका और ज्यादा स्लो. तो इसीलिए कंबाइन करके वो प्रिस्क्राइब किया जाता है ताकि ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी ठीक ठाक होता रहे और ड्रग लंबे टाइम तक अपना इफेक्ट शो करता रहे, ताकि ब्लड का ग्लूकोज लेवल लंबे टाइम तक मेंटेन रहे. एक और टेक्निक होता है टोर्निकेट अप्लाई करना. अगर हम स्लो करना चाहते हैं, वी कैन अप्लाई टोर्निकेट. जब भी आपने अपना ब्लड सैंपल दिया होगा तो जो फ्लेबोटोमिस्ट है उसने यहां पर कुछ बांधा होगा आपका इस जगह पे. इट इज टोर्निकेट. टोर्निकेट क्या करता है? ब्लड का जो फ्लो है उसको रोक देता है. ठीक है. ब्लड का जो फ्लो रुकता है, इसकी वजह से वो इजीली ब्लड को निकाल देता है ना. आप जब ड्रग का एडमिनिस्टर करेंगे तो आप ये क्यों बांध देंगे? ताकि ब्लड का फ्लो वहां पर कम रहे. ब्लड का फ्लो जितना कम रहेगा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन और उसका बह जाना ब्लड के साथ उतना ही स्लो हो जाएगा. क्योंकि ड्रग जैसे ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा, ब्लड उसको लेकर के भागेगा डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए. अब अगर ब्लड का फ्लो कम है या ब्लड का अमाउंट वहां पर कम है, क्योंकि आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है टोर्निकेट से, तो ड्रग का जो वॉशिंग है वो बहुत स्लो हो जाएगा. राइट. और एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो हो जाएगा वहां. कई दफे इस प्रिंसिपल को यूज किया जाता है, डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं जब उनको दांत उखाड़ना होता है या माइनर सर्जरी करनी होती है. तो वो क्या करते हैं, एक लोकल एनेस्थेटिक लेंगे वो ज़ाइलोकेन, उसके साथ वो मिलाएंगे एड्रेनलिन. एड्रेनलिन वेसोकंस्ट्रिक्टर है. एड्रेनलिन इज वेसोकंस्ट्रिक्टर. तो ज़ाइलोकेन जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, इट इज एडेड विद एड्रेनलिन which is a vasoconstrictor. अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फायदा क्या होने वाला है? चूंकि एड्रेनलिन वेसोकंस्ट्रिक्टर है तो ज़ाइलोकेन के आसपास जितने भी ब्लड वेसल्स हैं
उन ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, ब्लड का फ्लो वहां पर कम हो जाएगा, राइट, मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड होगा। तो ज़ाइलोकेन का जो एब्जॉर्प्शन होगा अब इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर वो बहुत धीरे धीरे हो जाएगा और बहुत कम हो जाएगा, राइट। तो इससे दो फायदा होगा। पहला फायदा, ज़ाइलोकेन का टॉक्सिसिटी नहीं होगा, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी ज़ाइलोकेन का नहीं होगा। और दूसरा फायदा, ज़ाइलोकेन क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो हो चुका है तो वो ज्यादा देर तक वहां पर रहेगा और ज्यादा देर तक एनेस्थेटिक इफेक्ट देता रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पता चला कि आपका अभी दांत निकालने की जो प्रोसेसिंग है वो चल ही रही है, डॉक्टर के हाथ में छेनी हथौड़ा भी है ही, और आपका ज़ाइलोकेन का इफेक्ट खत्म और आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं दर्द से, ठीक है, दांत आधे रास्ते में ही लटक जाता है। तो ये ना हो, ज़ाइलोकेन का इफेक्ट लंबे टाइम तक आए, हमें उसका एब्जॉर्प्शन को स्लो करना होता है। और एब्जॉर्प्शन को स्लो करने के लिए हमने एड्रेनलिन ऐड किया है, क्योंकि एड्रेनलिन वेसोकंस्ट्रिक्टर है। तो वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड का फ्लो वहां पर कम हो जाएगा और ज़ाइलोकेन का इफेक्ट ज्यादा लंबे टाइम तक आएगा, राइट। एंड फाइनली, अगर हम फास्ट करना चाहते हैं एब्जॉर्प्शन, ये जो कहा कि ये इतने सारे तरीके हैं जिससे आप एब्जॉर्प्शन को स्लो कर सकते हैं। टॉर्निकेट लगा देना, वेसोकंस्ट्रिक्टर ऐड कर देना, रिटार्ड टैबलेट बना लेना, राइट, आप स्लो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें फास्ट करना है तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज हायालुरोनिडेज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये जो हायालुरोनिडेज एंजाइम है ये टू फास्टन दी एब्जॉर्प्शन, ड्रग एब्जॉर्प्शन को अगर हमें फास्ट करना है, तेज करना है, व्हाट वी कैन डू, वी कैन गिव हायालुरोनिडेज, ये एक एंजाइम है। हायालुरोनिडेज जैसे ही आप इंजेक्ट करेंगे तो उस एरिया में जितने भी सेलुलर मैट्रिक्स हैं वो सारे के सारे सेलुलर मैट्रिक्स डाइजेस्ट हो जाएंगे, और उसके बाद जब आप ड्रग को इंजेक्ट करेंगे तो ड्रग इजीली, क्योंकि उसके सारे बैरियर्स खत्म हो चुके हैं, तो वो इजीली क्रॉस करता हुआ सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा। एब्जॉर्प्शन में उसको टाइम नहीं लगेगा। सो हायालुरोनिडेज इज एन एंजाइम which is used to digest and destroy the cellular matrix so that the drug injected easily crosses the barrier and reaches the systemic circulation. That's it. So we have finished up till here. We have finished the various routes of drug administration, and on the basis of that we have seen the absorption pattern. We have also seen the factors which can enhance or which can decrease drug absorption. In another lecture we shall continue with bioavailability and then combinedly the factors affecting drug absorption and drug bioavailability.